चुकी हूँ। राजनीति हो, नाटक हो, आपातकाल, वैश्या, अपराध, संगीत, मजदूर, शराब, इसमें पर पूरा उपन्यास लिख दिया है। किराएदारों की समस्या, गरीबी, सांप्रदायिक दंगे, घरेलू हिंसा, जाति प्रथा, सामाजिक कुरीतियाँ, ढेर सारे विषयों पर इन्होंने लगातार लेखन किया है। अपने कम समय में भूमिका द्विवेदी ने अपने दम पर, अपने उपलब्धियों के दम पर अपने को स्थापित किया है। आज इनका विषय है सत्य, संस्मरण और वर्तमान साहित्य। आज जिस महान व्यक्तित्व का जन्म है महात्मा गांधी का, उनका पूरा जोर सत्य पे रहा। वो ईश्वर से खिसकते हुए सत्य तक आए। पहले तो ईश्वर ही सत्य बोलते थे, बाद में फिर उन्होंने सत्य ही ईश्वर कहना शुरू किया। सत्य को लेकर हमारे यहाँ जो धार्मिक ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, दार्शनिक ग्रंथ हैं, उनमें काफ़ी विशद चर्चा सत्य पर हुई है। और सत्य जो है हर काल में लोगों के लिए एक पहेली भी रही है और एक रास्ता भी रहा है। तो भूमिका द्विवेदी जी, आप सत्य को किस तरह से देखती हैं, परखती हैं? आप हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को अपने विचारों से अवगत कराने की कृपा करें। सबसे पहले नमस्कार आपके सभी पाठकों को, मेरे सभी पाठकों को, आपके सभी दर्शकों को मैं बहुत आदर नमस्कार करती हूँ। आपको, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरा अभिवादन। और आज आपने बहुत पवित्र दिवस पर, आपका तो 10 लाख व्यूअर्स और फॉलोअर्स की संख्या लांघ चुका है। इतना स्पेशल आपका चैनल है और उसमें आज आपने मुझे फिर से बुलाया। और एक बात इसमें है कि जिस भी मंच पर मैं आज तक बोली हूँ, उन्होंने मुझे दोबारा या तिबारा जरूर बुलाया है, क्योंकि इतनी सारी बातें रह जाती हैं कि दोबारा एक अरेंज करना अनिवार्य पड़ जाता है। जहाँ तक बात सत्य की है सर, तो सत्य के तमाम सारे श्लोक हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक है, जैसा कि आपने कहा ग्रंथों में बताया गया है। मैं बहुत सरल भाषा में अगर कहूँ तो ये है कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ का कोई लिमिट ही नहीं। ये एक छोटी सी उक्ति है, छोटा सा एक शेर है इसमें कि सच घटे या बढ़े सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, है ना। तो सच अपने आप में प्रमाणित होता है, जो चीज स्वप्रमाणित है वो सच है। बहुत सारी चीजें हैं जो प्रमाण के साथ हम लाते हैं दुनिया में, ये देखिए आप, सच ये है, सच ये है। तमाम सारे माध्यमों की तरह हमें दिखाई देता है। तमाम सारी झूठ को प्रस्तुत करने के लिए हमें बहुत सारे साधन चाहिए होते हैं, सच को कोई साधन नहीं चाहिए। सच स्वप्रमाणित है, सत्य स्वप्रमाणित है। अब ये एक इसमें आगे बात जब होगी तो किया जाएगा, क्योंकि साहित्यिक बातें हैं, हम लोग साहित्य से जुड़े व्यक्ति हैं, तो हम तो साहित्यिक ही बातें करेंगे। तो ये है कि सत्य को आप एक असत्य रखें और फिर उसे सत्य प्रमाणित करने के लिए 4, 8, 10, 15 अपने जैसे झूठे व्यक्तियों को ला के कहें कि देखो बताओ ये सच है, बताओ ये सच है। कि 100 बार झूठ को जो एक बार किसी चोर ने जज के सामने कहा कि 100 बार अगर झूठ को हम सच कहेंगे तो वो सच हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो सच है वो चमकता है हीरे की तरह, सच खरा होता है। सत्य को छुपाने की जरूरत पड़ती है लोगों को जो असत्य भाषी हैं। तो सत्य वह है मेरी निगाह में जो स्वप्रमाणित है, जिसे घटाना या बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये सत्य है मेरी निगाह में। सत्य सच घटे या बढ़े सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, सच ये है। नहीं, देखिए सत्य को लेकर के एक श्लोक भी है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, कि अप्रिय सत्य नहीं बोला जाना चाहिए। फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने भी कहा कि सत्य को नंगा नहीं दिखाना चाहिए, सत्य पर एक आवरण जरूर होना चाहिए। आपकी आवाज थोड़ी मुझे नहीं आ रही है अभी। मैं ये कह रहा हूँ कि सत्य के बारे में कहा जा रहा है कि अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ओके। हाँ, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात अप्रियम असत्यम न ब्रूयात। करेक्ट। फिर उसके बाद रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने भी कहा कि सत्य को नंगा प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए, उसको हमेशा आवरण में रखना चाहिए।
जैसे कि किसी की मौत हो जाती है और उसकी खबर उसके बेटे को देनी है, तो हम तुरंत जो है सच नहीं बोलते हैं, हम थोड़ा वहाँ पर सच पर आवरण डालते हैं कि अभी पिताजी की तबीयत हॉस्पिटल में भर्ती हैं, चलो देखते हैं, जबकि उसकी मौत हो चुकी होती है। फिर भी लोग जो है सत्य पर पर्दा डालते हैं, यानी कठोर सत्य। वैसे तो आजकल मीडिया के हर एक घराने, हर एक अखबार यही दावा करते हैं कि हम सच दिखाते हैं, और सच के नाम पर लोग कहते हैं कि ये झूठ दिखाते हैं। जैसे अभी आप बता रही थी कि तो हमारे भारतीय समाज में आज सत्य की क्या स्थिति है और साहित्य में सत्य की क्या स्थिति है? साहित्य जब हम लिखते हैं तो कई बार कल्पनाओं के आधार पर बहुत सारा सच सामने लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इन्हें विधाओं में बांटा गया है आदिकाल से, भरत मुनि के जमाने से, या होमर, अगर लैटिन में हम देखें तो होमर, इलियड, इन लोगों के जमाने से जो शास्त्रीय परंपराएं हैं उसमें सच दिखाने का, जनता को सच बोलने के लिए प्रेरित करने का हमारा लक्ष्य रहा है। उसमें हम राजा हरिश्चंद्र की कहानियां दिखाया करते थे बहुत सारे वक्त तक। उसमें हम राजाओं महाराजाओं की दुर्व्यसनों और उनकी कुकर्मों को प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं करते थे, और यदि अगर हम उसे प्रयास, राजाओं का असली जीवन सामने लाने का प्रयास हमने किया भी, तो हम उन्हें ये बताने का प्रयास करते थे जनता को, जो हमारे पाठक हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो नाटक के माध्यम से या लेखन के माध्यम से, कि अगर किसी ने गलत किया है तो उसे गलत सजाएं दी गई हैं, उसे गलत दंड अगर हम नहीं दे सके हैं तो कुछ नियति ने दिया हुआ है। ये सत्य की स्थापना करने के ये माध्यम हुआ करते थे कि हम सच स्थापित कर रहे हैं, हम अहिंसा स्थापित कर रहे हैं। जैसे कि आज महात्मा गांधी जी का बताया हुआ सिद्धांत हम लेकर जा रहे हैं, चाहे शास्त्री जी ही हो, शास्त्री जी ने भी बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन जिया है, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से, अपने सत्य से, अपने तमाम सारी बातों से समझौता नहीं किया है ना। तो सत्य के स्थापन के लिए हम साहित्य सृजन करना प्रारंभ हमने कभी किया, और फिर जब जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, हमारी विधाएं भी विकसित होती गई, तो हमने कल्पनाओं का भी सहारा लिया सच को स्थापित करने के लिए, कि भाई किसी एक व्यक्ति विशेष को हम कटु आलोचनाओं से बचाने के लिए, उसे संभालने के लिए, उसके जीवन में कोई बुरा प्रभाव ना पड़ जाए, इस हेतु, इन तमाम सारे कारणों के मद्देनजर हम उनका नाम हाइड कर कल्पना के माध्यम से सुनाने लगे। लेकिन तब भी कुछ विधाएं ऐसी थी जहां सच 100% रखना अपरिहार्य बताया गया है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। हम शास्त्रों से ही सीख कर कुछ लिखते हैं, हम साहित्य के अध्येता हैं। हम अगर पान की दुकान में बैठे हुए हैं और हम चूना लगा रहे हैं तो हम साहित्य सृजक नहीं हैं। हम साहित्य अगर संरचना कर रहे हैं, साहित्य सर्जक हैं, तो हमारे पास कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। तो उनमें विधाएं थी जैसे आत्मकथा, या किसी का जीवन चरित्र, या संस्मरण, जैसा आज आपने विषय दिया है, जैसा संस्मरण, ये सत्य पर आधारित कुछ विधाएं थी। उपन्यास गल्प था, कल्पनाएं थी। उपन्यासों में भी हम समाज को दिखाने का प्रयास करते थे कि गलत क्या है, सही क्या है, गलत रास्ते पे ना चलो, सत्य के रास्ते पर चलो, दिखाने का प्रयास करते थे। लेकिन उसमें कई बार कल्पनाएं इतनी हावी हो जाया करती थी कि वो सच को उतना प्रभावित नहीं कर, सच को उतना स्थापित करने का काम नहीं कर पा रही थी। तो कुछ विधाओं के माध्यम से, आप वर्तमान साहित्य पर ये पूछ रहे हैं, तो कुछ विधाओं के माध्यम से सत्य का दामन हमने हमेशा पकड़ा रखा। ये 60 के दशक तक निस्संदेह अविरल रूप से चलता रहा, जहाँ पे संस्मरण, जहाँ पे आत्मकथाएं, जहाँ पे जीवन चरित्र, सच को, एक्यूरेट सच को सामने लाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन फिर बीच में कुछ प्रदूषण का जमाना जब आया, तो जब साहित्य में प्रदूषण फैलना शुरू हुआ, तो लोग संस्मरणों में भी झूठ ले आए, लोगों के जीवन चरित्र में भी झूठ ले आए,
लोग आत्मकथाओं में भी कि अरे हमने ऐसा पाप किया है। देखिए महात्मा गांधी जी का हम नाम ले रहे हैं, आज महात्मा गांधी जी की जयंती है। महात्मा गांधी ने कहा सत्य के प्रयोग जो उन्होंने जीवन में अपने दिखाया, तो उन्होंने अपनी कभी मैंने चोरी से एक पेन भी चुराया था वो उन्होंने उसमें दर्ज किया है कि मुझे बाद में ज्ञान नहीं हुई और मैंने ये रिमूव कर दिया, ये हटा दिया, मैंने पेन चोरी किया था, ये गलत काम किया था। तो वो जीवन चरित्र उनका है, वो उनका आत्मकथा है, वहां सच है। या वो किसी का संस्मरण, अपने गुरु जी का संस्मरण या अपने किसी शिष्य का संस्मरण या किसी भी व्यक्ति से जिससे वो प्रभावित हुए हो उसका संस्मरण लिख रहे हैं, तो वहां झूठ की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन आज के साहित्य में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे तमाम सारे तो मैं ये तो गलत है, सॉरी, कुछ ऐसे लोग हैं जो संस्मरण की विधा में भी झूठ लिखकर प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, और मजा इसमें तब आता है, इसमें हंसी तब आती है, हास्यास्पद ये मामला तब हो जाता है जब ये बताया जाता है कि उनके ही प्रकाशक, उनके ही संपादक आपको बाकायदा मंच से जब किताब दे रहे होते हैं तो वो कह रहे होते हैं देखिए इसमें झूठ, और लेखक स्वयं लेखक भी ये कह रहा होता है कि देखिए इसमें झूठ बहुत सारा है, सब कुछ सच नहीं है, काफी ख्याल भी है। तो ये विधाओं को, ये साहित्य को, ये जनता को आप कह रहे हैं चपत लगाना है, मूर्ख बनाना है, आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कुछ विधाएं साहित्य में सच को प्रस्तुत करने के लिए रखी गई हैं। उन विधाओं का निर्माण ही इसलिए हुआ है कि ये सच को स्थापित करेंगे। लेकिन अब वहां पर भी अगर झूठ खुलेआम बोला जा रहा है कि भाई इसमें हमने कल्पना में नाम दे दिए हैं, अरे आप सच नाम दें। यदि आपका कुछ किसी ने गलत किया तो फिर वो चेतना उसको इतनी होगी, वो आपसे कानूनी लड़ाई लड़ने आएंगे या आएंगी या जो कोई भी होगा। तो संस्मरणों में भी जो व्यक्ति मर गया है उसके जीवन चरित्र में भी जब झूठ परोसा जाता है तो ये बहुत दुख लगता है। तो सर अगर आप ये पूछ रहे हैं कि वर्तमान साहित्य में सत्य की क्या स्थिति है, तो बहुत सारे लोगों ने तो सच प्रस्तुत किया है। मैं अपनी ही बात नहीं करूंगी, नहीं मैं अपना स्व प्रचार करने के लिए मैं अपनी बात नहीं करूंगी। बहुत से अच्छे साहित्यकार हैं, भारद्वाज सर हैं, विनोद भारद्वाज जी हैं, प्रयाग शुक्ल जी हैं, कुछ अच्छे स्थापित राइटर्स हैं जिन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत विश्वास, बहुत मजबूती के साथ संस्मरणों को परोसा है हम लोगों के सामने। मैंने अपनी भी किताब में बहुत सच लाने का पूरा प्रयास किया है, और फिर तो वो जनता के सामने ही है, वो बताएंगे क्या है, क्या स्थितियां हैं। तो साहित्य में ये स्थिति है आज की स्थिति में कि एक दो को छोड़ दीजिए। नहीं, महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है जिसका सत्य के प्रयोग भी नाम है, आज दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण किताबों में से वह एक है, सत्य के प्रयोग। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि उपन्यास और कहानियाँ थोड़ी कल्पना के सहारे उसमें सत्य को स्थापित करने की कोशिश होती है, लेकिन आत्मकथा, जीवनी और संस्मरण ये ऐसी विधाएं हैं जिनमें सत्य का दामन छोड़ा नहीं जाना चाहिए। उसमें सच को पूरी तरह से, सच को जो है लाया जाना चाहिए। लेकिन आप ये कहती हैं कि वह दौर ख़त्म हो गया है जब सच लिखते थे, अब यह सब भी प्लांटेड हो गया है, आत्मकथा भी प्लांटेड हो गई है और संस्मरणों में भी जो है। वैसे तो मैं देखता हूँ कि संस्मरणों का लेखन भी थम सा गया है, अब कहाँ कोई आप अगर उपेंद्र नाथ अश्क और भारतेंदु हरिश्चंद्र और कमलेश्वर तक के ज़माने को देखें तो हर कोई एक दूसरे के बारे में संस्मरण लिखते थे। महादेवी वर्मा का जो संस्मरण हैं वो काफ़ी विश्व प्रसिद्ध हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जब भी कोई उदाहरण दिया जाता है तो महादेवी वर्मा के संस्मरणों के बारे में दिया जाता है। तो आजकल के ज़माने में तो संस्मरण उतने लिखे नहीं जाते, लेकिन आपने भी बहुत सारे लोगों के बारे में संस्मरण लिखे, तो उसमें आप इतने सारे व्यक्तित्व में आपको किसमें गांधी दिखाई पड़ा? गांधी किसमें दिखाई दिया? खुशवंत सिंह ना, देखिए गांधी जी के भी कई आयाम हैं। गांधी सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें कई सारे आयाम, कई सारे व्यक्तित्व हम पाते हैं। जैसे वो खरा अगर बोल रहे हैं तो इस मामले में खुशवंत सिंह सर थे।
खुशवंत सिंह से जब मैं मिली हूँ तो मैं इस बात को लेकर काफी प्रभावित हुई थी कि वो बहुत खरी बात करते हैं। कोई बात उन्होंने कड़वी कहनी है, सच प्रायः कड़वा होता है, सच की जो गोलियां होती हैं वो बड़ी कड़वी होती हैं, लेकिन वो इस गोलियों को देने में हिचकिचाते नहीं थे। अगर गांधी जी के सादे जीवन के बारे में बात करें तो मुझे नामवर सिंह सर दिखाई देते हैं। उनका वही पुराना डिब्बे वाला टीवी, उनका वही लकड़ी का सोफा, स्प्रिंग वाला, उनका उनका जीवन बहुत सादा सा, बड़ा सादा सा कुर्ता, सादी सी धोती, ये मुझे मुझे बहुत पसंद आते थे वो व्यक्ति। खयाम साहब में जो सादगी है, शास्त्री जी वाली सादगी मुझे खयाम साहब ने दिखाई थी। वेरी सिंपल, ही वाज एब्सोल्युटली अ वेरी सिंपल मैन। खयाम साहब से जब मैं मिली हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत कम देर की मुलाकात थी उनसे। जेएनयू से मैं डायरेक्ट गई थी, कमानी ऑडिटोरियम में उनका फंक्शन था, उन्हें सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था, तो उन्हीं के साथ बहुत देर बैठी थी। तो ये है। और राजनीति जानते थे तो मैं कह सकती हूँ कृष्णा सोपती जी हैं। मैनेजमेंट जानते थे तो रमणिका गुप्ता मैम है, वो बहुत है। तो ये सब इन दोनों ही व्यक्तित्वों के, चाहे वो शास्त्री जी हो और चाहे वो गांधी जी हो, तो उनके बहुत सारे व्यक्तित्व के जो पक्ष हैं तो अलग अलग व्यक्तियों में मैंने देखा। जैसे अनुशासन देखिए, जैसे पंक्चुअलिटी, समय की प्रतिबद्धता, ये कलाम साहब में है। जिस समय उनसे कहा जाए वो उसी समय उसके 10-5 मिनट पहले ही आ जाएंगे। वो लेट करने वाले व्यक्ति कलाम साहब नहीं थे। वो हमारे विद्यालय आए थे, उस वक्त मैं इलाहाबाद में थी, एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज में मैं एक ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया था 1 साल के लिए, उसी दौर में वो वहां आए थे। तो समय की प्रतिबद्धता, सादगी, बड़े बड़े, हाँ, वो सबसे बड़े, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, वो उस पद को देख रहे थे कलाम साहब। लेकिन उस पद पर रहते हुए भी जिस प्रकार शास्त्री जी थे कि उन्होंने एक 10 पैसा, एक नया पैसा भी उन्होंने सरकार से नहीं लिया। जैसे कि उनका शुरुआती जीवन था कि वो नाव से, उनके पास पैसे नहीं है तो वो नाव न लेकर तैर करके पार करके जाते थे और पढ़ाई करके तैर के लौट के आते थे। ये जो हम जीवन चरित्र, सच का जीवन चरित्र पढ़ रहे हैं, ये कल्पनाओं में नहीं लिखा गया है, ये सब सच है। मेरे इलाहाबाद में बहुत जीवन उनका गुजरा है शास्त्री जी का। मैं उनके जीवन को बहुत पास से कभी सुना और देखा है। उनके बेटों को अभी भी वो घर आते हैं, अब लखनऊ में है। अनिल शास्त्री, अनिल चाचा और सुनील चाचा हम लोग कहते आए थे। तो ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग मैंने पक्ष देखे हैं और बहुत खूबसूरती से उन लोगों ने वो गुण संजोया हुआ है। तो एक ही व्यक्ति में तो सारे गुण महात्मा गांधी या शास्त्री जी के नहीं मिलते मुझे। अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग गुण देखते हैं। नहीं, एक और चीज है कि लोग सत्ता में चले जाते हैं तो भ्रष्ट हो जाते हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे अकेले व्यक्तित्व रहे कि वह सत्ता के शिखर पर पहुंचकर भी भ्रष्ट नहीं हो पाए। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के मौके पर उनकी कुटिया में जब घी के दिए जलाए जाने लगे तो गांधी जी ने सख्त विरोध किया और कहा कि जब तक कि इस देश में लोगों को घी खाने को नहीं मिले तब तक हमारे नाम पर तो देसी घी के दिए जलाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी कुटिया 500 रुपये में बनवाई थी और वहाँ बिजली की पेशकश की जा रही थी कि आप यहाँ बिजली लगा लीजिए। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, जब तक कि हिंदुस्तान के घर घर में बिजली नहीं आ जाती तब तक हमारी कुटिया में बिजली नहीं जलेगी। और बहुत सुंदर आश्चर्य होगा कि उस सुंदर कुटिया में आज भी लालटेन ही जलाया जाता है। जी क्योंकि जी अभी तक सरकार ने ये आंकड़े नहीं दिए हैं कि पूरे हिंदुस्तान में बिजली पहुंच गई है, तो वो लालटेन आज भी बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर बात की। इस प्रकार का एक उदाहरण चाणक्य के जमाने में देखने को मिला था कि चाणक्य के पास जब पोरस का दूत मिलने आया, पोरस स्वयं बाहर खड़ा था भेष बदल कर, उसने बोला कि मैं एक बार चाणक्य से मिलना चाहता हूँ। इतनी पुरानी मौर्य वंश की स्थापना से पहले की बात है। तो उसने यही देखा कि वो डिबरी जला के और बैठ के लिखा पढ़ी का काम कर रहे हैं और वो प्रशासनिक काम कर रहे हैं। तो बोला कि नहीं, बहुत हैरान हुआ। जैसे कि ये बात आपने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताई है, तो ये अच्छे लोगों की ये अच्छे कृत्य याद रह जाते हैं और जो बुरे लोग हैं अगर वो उसे ख्याल में ये लिख रहे होते। आज अगर जयचंद का हम काला इतिहास देखते हैं, अगर हम बहुत सारे घर के भेदियों का भी चरित्र देखते हैं तो इतिहास याद रखता है।
तो हम लोगों का थोड़ा सा ये जिम्मेदारी बनती है, हम सभी साहित्यकारों की, हम वो सभी लोगों की जो कलम पकड़ते हैं कि वो सच को उद्घाटित करें, वो झूठ मत लिखें, ये बात है। तो आप जो शास्त्री जी की ये बात बता रहे हैं कि कभी किसी ने कलम बंद की ये बात महात्मा गांधी की बता रहा था कि उनकी कुटिया में आज भी लालटेन जलते हैं। उन्होंने कहा कि जब सबका होगा तब मेरा करना। उसी तरह सत्ता में पहुंचने के बाद लाल बहादुर शास्त्री भी जब अपने पुराने पैतृक गांव में गए और उनको पैतृक मकान दिखाया तो वो खपड़ेल का मकान था, टूटा फूटा था। तो गांव के लोगों ने कहा कि अब तो आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो आप अपने इस पैतृक घर का निर्माण कराएं, ठीक से बढ़िया सा बनाएं प्रधानमंत्री का घर। तो लाल बहादुर शास्त्री ने इनकार किया और उन्होंने कहा कि हमारे देश में बहुत सारे लोग बेघर हैं, लोगों को घर द्वार नहीं है। मैं तो जब तक कि पूरे देश में गरीब से गरीब लोगों को घर नहीं मिल जाता तब तक मुझे अपना यह घर बनाना, इसका पुनर्निर्माण करना, इसको सजाना, यह मेरे मन की बात नहीं है। तो अब देखिए सत्ता में बैठे हुए वो व्यक्ति गांधी को ही फॉलो कर रहे थे। हाँ, और आज के दिन को सब गांधी जयंती गांधी जयंती गांधी जयंती, बहुत कम है जो ये भी बोलते हैं शास्त्री जयंती शास्त्री जयंती शास्त्री जयंती। भाई आज केवल एक ही व्यक्ति नहीं है, वो शास्त्री जी भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, बहुत ईमानदार पर्सनालिटी रहे हैं। अब आप देखिए सच को कितना भी दबाया झुकाया छुपाया जाए लेकिन नहीं छुप कर रह पाए। उनका जो असली व्यक्तित्व था, इस तरह की घटनाएं जिन लोगों ने देखी हैं, जैसे कि बिजली वाली बता रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी और कि वो एक थाली में खाना मंगाते थे, अगर पत्नी उनके साथ है तो उनका पेमेंट करते थे कि मेरे साथ कोई है उसका अलग पेमेंट मैं करूंगा, अपनी जेब से करूंगा। जैसे कि आपने मेरे संस्मरणों में पूछा, कलाम साहब के यहाँ उन्होंने अफ्तारी दी और उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को उसने बुलाया, तो उसका पेमेंट उन्होंने दिया बाकायदा कि उसमें कितना 12,595 कुछ रुपए का बिल बना था कि इतने लोगों को बुलाकर उन्होंने खिलाया, तो उसका उन्होंने पेमेंट किया बाकायदा। तो ये सब बातें जो है ये आदमी को बहुत इंस्पायर करती हैं, प्रेरित करती हैं। किसी व्यक्ति आज मरे हुए इन लोगों को कितने कितने बरस गुजर गए हैं, लेकिन इनकी अच्छी कर्मों को हम याद कर रहे हैं। तो ये बात है कि अगर हम सच पर रहते हैं, हम बहुत ईमानदार रहते हैं, तो हम अपने मार्क्स छोड़ जाते हैं जमाने के लिए देखने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि गांधी जी की सादगी, गांधी जी का त्याग की जब चर्चा होती है तो वो कहते हैं कि वो तो संत थे, वो तो सच बोलेंगे ही, वो तो सबके हित की बात सोचेंगे ही। लेकिन इधर सत्ता में आने वाले लोग कहते हैं कि हम तो सत्ता में हैं। तो वहां पर सत्ता में आकर लाल बहादुर शास्त्री ने वही जीवन जिया जैसा कि गांधी जी का जीवन था, उसी तरह से ईमानदारी से जिया और वही बात, वही आदर्श, वही मूल्य जो है उन्होंने किया। तो मैं कहता हूं कि गांधी जी तो ठीक है पूरी दुनिया के लिए पावर हाउस है, लेकिन आज जो सत्ता चलाने वाले जो लोग हैं, जो ये कहते हैं कि हमें तो आडंबर के साथ रहना है, हमें वैभव के साथ रहना है, उन सब लोगों के लिए लाल बहादुर शास्त्री एक अनुकरण के योग्य तो हैं ही। उनको आईना तो दिखाया जा सकता है कि देखो सत्ता पर तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लाल बहादुर शास्त्री पहुंचे, लेकिन उन्होंने तो कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की, रहन सहन, खान पान। इसके साथ जो कुछ गलत डिसीजन लिए गए हैं या किसी ने गलत किया है, अब आपके अन्ना जी को ही देख लीजिए। अन्ना एक सच पर चलने वाला व्यक्ति था और उसने किसी को गद्दी दिलाई। दिल्ली में आज सरकार उन लोगों की है जिन्होंने अन्ना की लंबे अनशन, लंबे सत्याग्रह, लंबे त्याग और लंबे व्रत का पालन करने की वजह से सत्ता पाई, लेकिन उसको हटा दिया। लेकिन ये जमाना देख रहा है। मैं आपको इसमें एक अच्छा उदाहरण, दिलचस्प बात बताना चाहूंगी। मुझसे क्योंकि मैं घर में अकेले रहती हूँ और मेरे पास समय लोगों को लगता है कि काफी है, तो मुझसे कई राजनीतिक दलों ने आकर संपर्क किया। कभी बीजेपी वाले भी आए, कभी कांग्रेस वाले भी आए, कभी आप पार्टी वाले भी आए। तो उन सब ने कहा कि आप हमारी सरकार ज्वाइन कीजिए, आपको हम ये वाली टिकट देते हैं, आप हमारे साथ आके खड़ी होइए। पूरे तो मैं बताती हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं लिखने में समय लगाती हूँ और लिखने में काफी समय लगता है, ये बहुत हल्का काम नहीं है।
तो मैं जो बात आपको बता रही हूँ कि मैं बीजेपी वाले, एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह बीजेपी वाले आए और शाम को सुबह आप वाले आए और शाम को उसी दिन बीजेपी वाले आए, ठीक है। तो दोनों से ही जाहिर है मैं ना ही कहना था मुझे, और मैंने ना नहीं कहा। तो आप वालों के लिए बीजेपी वालों ने कहा, अरे आप किसके चक्कर में पड़ने जा रहे हैं। मैंने कहा भैया सुबह आप वाले भी आए थे, वही बात कह रहे हैं जो तुम कह रहे हो, क्यों मतलब मुझे सता रहे हो, मुझे लिखने दो। तो वो ये कह रहे, अरे देखिए पब्लिक में ये बात है, ये बात पब्लिक में है कि अरे जो आदमी अन्ना का ना हुआ वो किसी अपने यहाँ के विधायक या अपने यहाँ के सांसद या अपने यहाँ के मंत्री का होगा, सोचने वाली बात है। तो आप देखें कि अगर आप ये कह रहे हैं ना, ये तब की बात है, और लोग कहते हैं कि अरे हमें तो आडंबर के साथ, हमें तो बड़ी कारों के साथ रहना ही रहना है, हमें तो आलीशान जीवन जीना ही है, क्योंकि हम सत्ता में हैं, क्योंकि हम फलाना पद होल्ड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो पद होल्ड कर रहे हैं उनकी भी नाक कटी हुई है आज की दुनिया में। देखिए तुरंत जिसे कहते हैं काउंटर रिप्लाई उन्होंने ये दिया कि अरे आप किनके चक्रों में आने, वो अन्ना का ना हुआ, जिस अन्ना ने अपनी हड्डियों के बल पे तुम्हें सत्ता दिलाई, वो व्यक्ति उसका ना हुआ तो वो किसी और का कैसे हो सकता है ना। फिर जब इनकी बात करो तो जैसे पासवान जी के लिए कहते हैं, मैं किसी भी एक पार्टी या किसी भी एक व्यक्ति की उदाहरण नहीं देने की बात कर रही हूँ, लेकिन एक जनरल बात है ये कि जो अपनी माँ का नहीं हुआ, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, उसकी पत्नी थी वहां पर, वो यहाँ आके एकदम रंगीन जीवन जी रहा है। आप देखिए उसके बेटे को वो स्थिति नहीं मिल पा रही है कि जब तुम पूरे जीवन गांव आए नहीं, तुम शहरी जीवन जी रहे हो, तो ये जो आडंबर पूर्ण जीवन जी रहे होते हैं, इनकी बड़ी ही थुक्का फजीयत समाज की निगाह में, समाज के दिल में होती है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, आप पब्लिक से कुछ छुपा नहीं सकते हैं, ये बात है। तो आडंबरपूर्ण जीवन जीने से आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, आप अपने जमीर को मार के जी सकते हैं, लेकिन पब्लिक की निगाह में आप रहेंगे कि आपने गलत किया हुआ, आप गलत इन्हीं आडंबरों, इन्हीं आराइशों, जिसे उर्दू में कहते हैं, इन्हीं आलीशान जीवन के लिए आपने ये सब किया था, ये साबित हो रहा है। तो पब्लिक उनके साथ फिर नहीं रहती है, पब्लिक सच के साथ ही रहती है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, एक और कहानी सत्य के उद्घाटन के संबंध में है कि पांडव द्रौपदी के साथ कहीं जा रहे थे और किसी आश्रम में कोई फल था तो उसको तोड़ लिया पांडवों के किसी एक सदस्य ने। तो वो ऋषि आए तो ऋषि ने कहा कि भाई ये तुमने बगैर अनुमति से ये फल क्यों तोड़ा। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये मुझसे तो गलती हो गई, तो आप पश्चाताप करने के लिए कहें। तो उन्होंने कहा यही कि आप 5 लोग और द्रौपदी सहित 6 लोग अपने अपने अंदर के एक सत्य को स्वीकार करें। तो इस तरह से बारी बारी से युधिष्ठिर ने एक सत्य बोला तो एक हाथ ऊपर उठ गया सेब, फिर दूसरा अर्जुन ने कहा कोई सत्य तो फिर वो 2 हाथ उठ गया, अंततः एक हाथ बाकी बचा था और वह सत्य बोलने की बारी द्रौपदी की थी। तो द्रौपदी ने जो है स्वीकार किया सत्य कि हमारे मन में कर्ण के प्रति भी लगाव है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत यही कहते हैं सीनियर के साथ बैठिए तो आपको कुछ अच्छे ज्ञान की बातें मिलती हैं। बहुत अच्छा आपने ये वाली दृष्टांत बताया, ये बहुत अच्छी घटना है जी। कि सत्य का उद्घाटन जो है वहाँ किया गया और वह सत्य भी सामने आया जो कि लोगों को लगता था कि यह सत्य नहीं हो सकता कि द्रौपदी हैं तो द्रौपदी के मन में 5 जो पति हैं उनके प्रति ही लगाव हो सकता है, कर्ण के प्रति भी लगाव है, ऐसा तो जान भी नहीं सकती थी दुनिया। वो तो एक अपराध के बाद पश्चाताप की प्रक्रिया में इस सत्य का उद्घाटन हो गया। तो वैसे भी आप थोड़ी चर्चा हम लोग इस बात की भी कर लें कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह का, उनके व्यक्तित्व का और उनके जीवन में चलाए गए आंदोलनों का हिंदी साहित्य पर, खासकर भारतीय साहित्य पर क्या असर पड़ा था। प्रेमचंद ने तो बड़ा असर हुआ, बहुत सारी परंपराओं ने पूरा बहुत सबसे पहला परिवर्तन तो ये हुआ कि जो धाराएं ब्रिटिश तरफ बह रही थी वो भारतीय तरफ बही। साहित्य की निगाह में अनुवाद उस समय बहुत सारे भारतीय भाषाओं में हुए, जो कि पहले सिर्फ अंग्रेजी माध्यम रखा गया था, फारसी माध्यम रखा गया। साहित्य की जो
ब्रिटिश से ठीक पहले फारसी माध्यम चल रहा था। बहुत सारे संस्कृत साहित्य का फारसी में अनुवाद हुआ। अंग्रेजों के टाइम पे बहुत सारा ब्रिटिश हुकूमत चलनी थी, तो बहुत सारी चीजों का, कानूनी भाषाओं का, प्रशासनिक भाषाएं हमारी परिवर्तित होकर अंग्रेजी में हुई। लेकिन गांधी जी के आने के बाद, शास्त्री तो खैर बहुत बाद में है, 1904 का जन्म है इनका, तो ये तो बहुत बाद में है। उनमें हमें भारतीय भाषाओं का अनुवाद बहुत सारा देखने को उस वक्त मिला, ये एक अच्छी बात हुई। और ब्रिटिश साहित्य को हम लोग सबसे ज्यादा अगर अनुदित देखते हैं तो हम लोग उस शुरुआत वही थी, शुरुआत का काल वही था। और जैसे ये भी मैं बताना जरूर चाहूंगी, क्योंकि उस समय पार्टीशन नहीं था, पार्टीशन गांधी जी के सामने हुआ है। गांधी जी जब लाहौर में, ये प्रेमचंद जी जब लाहौर में मिले हैं इन्हें, पिताजी को, तो इन्होंने ये कहा कि इस समय धारा गांधी की है, हमें हिंदी भाषा चुननी चाहिए, हमको उर्दू में इस समय काम नहीं करना चाहिए। उर्दू के अखबार में वो दोनों काम कर रहे थे, तो उन्होंने पहले प्रेमचंद जी आए, फिर वो इंस्पायर करके पिताजी को भी ले आए कि तुम हिंदी में आओ, ये हिंदी का दौर है, ये हिंदी की धारा बह रही है, ये हिंदुस्तानियों की धारा बह रही है। तो ये सारी चीजें जो है बड़ी बड़ी प्रभाव, बड़े बड़े हमें अच्छी रचना मिली। महिलाओं का बहुत सारा उस समय हमें साहित्य पढ़ने को अच्छा मिला। सुभद्रा कुमारी चौहान तो सबसे बड़ा नाम है इसमें, और जितनी भी है, सौंदर्यसा मैम है जो बात थोड़ा सा बात की है, ये थोड़ी सी बात की है, ठीक अगले दशक के लोग हैं, लेकिन इन लोगों ने के सामने, गांधी जी के सामने शुरुआत हुई है, साहित्य को हिंदी की ओर मोड़ने में शुरुआत बहुत बड़ी हुई है। हालांकि वो वहां पर साउथ अफ्रीका में अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जो उन्होंने सत्याग्रह की चंपारण से जो शुरुआत की है, या उन्होंने जो शुरुआत यहाँ हमारे शहर से भी की है, बहुत सारे अच्छे आंदोलनों की, बहुत मजबूती से, तो साहित्य जो है हम बहुत सारा देख रहे थे कि वो हिंदी उन्मुख हो रहा था, वो भारतीय उन्मुख हो रहा था, वो ब्रिटिश को बहुत, जिसे कहते हैं कि हम बहुत विनम्रता से आपकी बात काटेंगे, हम आपकी भाषा, हम आपके अंग्रेजी कपड़ों को नहीं पहनेंगे। तो ये साहित्य के उस समय अखबार बहुत सारे साहित्य बहुत सारे चले, तो ये सब साहित्यिक परिवर्तन हमें देखने को मिला है, जिसमें जीवनचर्या ने भी अच्छा खासा प्रभाव डाला है। गांधी आज भी गांधीवादियों को अगर आप देखिए, आज जब मैं साबरमती का आश्रम देखने गई थी, जब मैं यहाँ गई थी वर्धा वाला आश्रम देखने, जहाँ पे गांधी जी ने काफी वक्त गुजारा है, तो बहुत, हाँ जी, सेवाग्राम, सेवाग्राम, हाँ मैं वहां रही हूँ, मैं वहां देख कर आई हूँ। आज भी वहाँ खेती जो होती है बिल्कुल भारतीयता, बिल्कुल देसी तरीके से वो लोग रहते हैं। अच्छा, और वहां पे ये नहीं है कि आपको हिंदू बनाया जा रहा है कि आपको मार मार के गीता पढ़ो और वेद कंठस्थ करो, ये नहीं है। सर्वधर्म प्रार्थना सभा रोज होती है और लालटेन जलाकर होती है। वहां पे बिजली नहीं है सेवाग्राम में, मैंने देखा अपनी आंख से, और मैं बहुत प्रभावित हुई, बहुत प्रभावित हुई। वहां पत्थर की सिलौटी, पत्थर के और मिट्टी के बर्तनों में आज भी खाना पकता है, चूल्हे आज भी जलते हैं। तो साहित्य की जहां तक बात है, तो वहां अगर आप जीवन से प्रभावित होता है, साहित्य और समाज का एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर मैंने गांधी पर लिखना जो शुरू, थोड़ा सा मैंने गांधी पर लिखा है, मेरा अभी वाला उपन्यास आया नहीं है, उसमें मैंने सेवाग्राम का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो इतना बढ़िया जीवन है वो। और ये सेवाग्राम वाला या साबरमती वाला, गुजरात वाला भी मैंने देखा हुआ है। तो ये उस समय के अखबारों को देखिए, सहेज सहेज के उन्होंने रखा है, गुजराती भाषा में बहुत सारा साहित्य उस समय लिखा गया है, अनुवाद किया गया है, ये परिवर्तन रहा है। तो भारतीयों की ओर मोड़ने का प्रयास गांधी जी के काल से प्रारंभ हुआ है, ऐसा मुझे दिखता है। नहीं, उन्होंने तो, चूंकि वो अंग्रेजी भी जानते थे, गुजराती भी जानते थे, तो गुजराती के बावजूद, अंग्रेजी जानने के बावजूद महात्मा गांधी ने सारा जीवन हिंदी की वकालत की, और हिंदी में उस समय काफी प्रभाव भी उनके व्यक्तित्व का पड़ा। कई लोगों ने, जैनेन्द्र कुमार हों या प्रेमचंद हों या और भी इस तरह के बहुत सारे लेखक थे जिनके जीवन पर गांधी जी के व्यक्तित्व का, उनके आंदोलन का असर पड़ा। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने हिंदी की वकालत की, और हिंदी की वकालत के लिए तमिलनाडु में उन्होंने अपने बेटे देवदास गांधी को भी भेजा कि प्रचार करो।
लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद आज स्थिति यह हो रही है कि अगले 25 सालों में हिंदी बोलने वालों की संख्या, भारतीय भाषा बोलने वालों की संख्या कम हो जाएगी और अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। और लगभग मुझे लगता है कि 90% लोगों को अंग्रेजी बोलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी सिखाने बोलने के लिए गली गली में जो है वो कोचिंग खुल गया है, अंग्रेजी सीखें, वो सीखें, वो सीखें। हिंदी सीखने के लिए कहीं कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, भारतीय भाषा सीखने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन अंग्रेजी सीखने के लिए, और इतने रफ्तार से अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, तो आने वाले दिनों में तो हमारे पास अपनी भाषा भी नहीं रहेगी, जिसकी वकालत महात्मा गांधी जीवन पर्यंत करते रहे। और अंतिम समय में तो उन्होंने यह भी कह दिया कि सारी दुनिया को बता दो गांधी अंग्रेजी नहीं जानता है। उसके बाद भी हम भाषा में हाँ जी, बोलिए बोलिए आप। मैं इस पर ये कहूंगी सर कि ऐसा नहीं, हाँ ये एक दौर था जब अंग्रेजी एकदम भूत की तरह सिर पर चढ़ी हुई थी लोगों के, कि अंग्रेजी के बिना तो जीवन नहीं है। ये उस समय की बात है जब मल्टीनेशनल कंपनियों का हमारे देश में आगमन शुरू हुआ था। सबसे हुआ था कि ये लड़के आईटी सेक्टर में जाएं और क्योंकि बेरोजगारी यहाँ बढ़ी हुई है तो मल्टीनेशनल में किसी भी तरह टूटी फूटी उल्टी सीधी हिंदी बोलकर प्रवेश कर जाएं। ऐसा एक दौर था, लेकिन इस दौर में चोट लगी है। ये पीरियड पिछले 10 सालों से आप देखिए, जब से रिसेशन का पीरियड आया है, जब से थोक के थोक अमेरिका से ये जो अंग्रेजी भाषी देश हैं यहाँ से निकाल के फेंक दिए गए कि हम नहीं रख सकते, हम आपको अपने यहाँ नहीं रख सकते नौकरियों में, तो उन्हें समझ में आया कि इससे अच्छा तो हम अपने ही देश में खेती करके ही खा रहे थे, कहीं से भगाए नहीं जा रहे थे। फिर कोरोना के टाइम पर ये चीज देखने को बहुत मिली। और हिंदी का मैं इलाहाबाद की हूँ, तो इलाहाबाद की हमारे अमिताभ बच्चन से बड़ा हिंदी प्रेमी कोई नहीं है। और अमिताभ बच्चन का जो दौर जब से शुरू हुआ है वो आज भी वैसा का वैसा। इंदिरा गांधी, ये सब हमारे इलाहाबाद के ऐसे लोग हैं जो दिया जलाए हुए हैं पूरी दुनिया में कि वो इलाहाबादी हैं और वही ये कर सकते हैं। आप सुनिए, आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि वो कभी भी, अमिताभ बच्चन वो चीज है जो कभी भी कोई स्क्रिप्ट अंग्रेजी की नहीं पढ़ता। बॉलीवुड में सारी स्क्रिप्ट जो है वो रोमन भाषा में होती है, लेकिन वो कहता है हिंदी में लाओगे भाई तभी पढ़ेंगे, वरना हम स्क्रिप्ट पढ़ेंगे ही नहीं। ऐसी बातें तो हिंदी है। न्यायालयों में देखिए, आप कह रहे हैं हम हिंदी में काम करेंगे, आप हिंदी में हमसे बहस दे रहे कीजिए, अंग्रेजी हम नहीं लेकर चलेंगे। अभी आप इसका एकदम सबसे ताजा सबसे युवा उदाहरण देखिए, हमारे नीरज चोपड़ा जी, इसने भरी महफिल में बोला है, तुम्हें पत्रकार सभा हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें अंग्रेजी में उसने सवाल पूछा तो उसने कहा क्या आप हिंदी नहीं जानते हैं? तो हिंदी आप ऐसा नहीं ऐसा है कि जो जाहिल लोग हैं वो अंग्रेजी के शरणागत हैं। जिसका अपना कुछ नहीं है वो दूसरों की शरण में जाता है, जिसके अपने शहर में कुछ नहीं है वो दूसरे के शहर पे लिखने दौड़ा दौड़ा जाता है और बताता है हम तो जी यहीं के हैं, है ना। अब मुझसे कोई कहे कि भूमिका तुम दिल्ली पर लिखो, मैं दिल्ली पर लिख दूंगी, पर मैं ये कहूंगी कि मेरी ये जगह नहीं है। आई एम नॉट दिल्लाइट, मैं दिल्ली वासी हूँ पर मैं दिल्ली की पैदा नहीं हूँ, मेरी जन्मभूमि है इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद पे लिखूंगी। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो दौड़ के पहुंच जाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, हम जब इंदौर जाएंगे, अरे हमने यहाँ से शिक्षा पाई है, हम तो इसी शहर के हैं। अरे आप मथुरा की हैं, आप लोग कहते हैं मथुरा की मंथराएं हैं, लोग कहते हैं कि कैसी है वैसी है, जो भी है, आप दूसरे की, ये इलाहाबाद है। बनारस का आदमी जो है वो बनारसी उतना नहीं हो पाता जितना इलाहाबाद का आदमी इलाहाबादी है। बनारस में बाहर के लोग आके अपने आप को बनारसी कभी नहीं कहते हैं, इलाहाबाद में घुस के हम इलाहाबादी, इलाहाबाद, इतना इलाहाबाद का महत्व है, ये प्रभुत्व है। तो इलाहाबाद का एक आदमी, अमिताभ बच्चन एक ही है, अमिताभ बच्चन 4, 7, 10 नहीं है, इंदिरा गांधी एक ही है इलाहाबाद से गई है। तो इंदिरा गांधी ने तो हिंदी के लिए काम किया है, इलाहाबाद के बहुत सारे लोगों को। अब देखिए उन्हीं के जमाने की बात है, मैं इसका एक साहित्यिक उदाहरण आपको और भी दूंगी। उन्हीं के जमाने में यहाँ गुलमोहर बाग, यहाँ पर एक बहुत अच्छा इलाका है दिल्ली शहर का, वहां पे उन्होंने हिंदी के साहित्यकारों को बहुत बड़ी बड़ी जमीनें अलॉट की, वो हिंदी की सेवा हो रही थी, ठीक है। बच्चन साहब को दिया, बच्चन साहब को उन्होंने संसद में बाकायदा राजभाषा अधिकारी के तौर पे रखा, बहुत समय तक रखे, आजीवन वो रहे।
अब पिताजी को भी यहाँ मिली हुई थी जमीन, लेकिन पिताजी थोड़े ईमानदार व्यक्ति थे, तो वो बोले कि नहीं, मैं एक मेरे पास बड़ी हवेली है, हम उसी हवेली में खुश हैं, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। लड़का मेरा लंदन चला गया, यहाँ पे हम कैसे। वो नीलाभ के नाम भी जमीन थी, मुझे नीलाभ जी ने बताया था कि मैं लंदन में था और रजिस्ट्री के कागज मेरे हाथ में आए, मुझे साइन करके वापस भेजना पड़ा कि ये मकान, ये जमीन हम नहीं लेंगे। ये स्थितियां थी। तो हिंदी की सेवा लोगों ने की है और कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा से लेटेस्ट उदाहरण कोई नहीं है, वो ओलंपिक से गोल्ड लेकर आया हुआ है, उससे लेटेस्ट उदाहरण हिंदी का ज्वलंत और कोई नहीं हो सकता। तो हिंदी की रोज प्रकाशक बढ़ क्यों रहे हैं, किताबों की संख्या रोज क्यों बढ़ी, इतने लेखकों की संख्या क्यों बढ़ी, और भाषाओं में तो इतनी नहीं है। आप गुजराती में देखिए क्या इतनी है, असमिया में देखिए क्या इतने हैं, तमिल में देखिए क्या इतने हैं, हिंदी में देखिए आप। मैंने आपसे पिछली बार भी ये उदाहरण आपको दिया हुआ था कि हिंदी भाषी सबसे ज्यादा एशिया में यहाँ है। जो यूपी बोर्ड की परीक्षा होती है, इसमें हिंदी भाषी परीक्षा आएगी, ये हिंदी लेकर चलने वाली माध्यम की परीक्षा है। ये एशिया की संख्या के तहत सबसे बड़ी संख्या है ना। तो हिंदी है, हिंदी को कौन मिटा सकता है। अभी 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 हाल में 14 सितंबर को जो आंकड़े आए, तो उन आंकड़ों में यह कहा गया कि अगले 20-25 सालों में अपने देश में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ जाएगी और अभी भी बढ़ रही है। और चूंकि सारे सरकारी स्कूलों में तो हिंदी पढ़ाई जाती थी, सारे सरकारी स्कूल बंद भी हो रहे हैं और पब्लिक स्कूल चल रहे हैं जहां इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई हो रही है। हालांकि अभी केंद्र सरकार ने मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा लागू करने की बात कही है। हो सकता है कि इसका अच्छा प्रभाव हो जाए, लेकिन वही है कि सरकारें अच्छी अच्छी बातें करती हैं, लेकिन उसको कर पाने में जो है कितना सफल होती हैं इस पर होता है। नहीं तो उनके दस्तावेजों में ही योजनाएं पड़ी रहती हैं, वो व्यवहारिक तरीके से नहीं उतरती हैं। मैंने तो आपसे इसलिए इसकी चर्चा की कि हिंदी साहित्यकारों पर भी यह जिम्मेदारी है कि हिंदी को बनाए रखा जाए, क्योंकि हिंदी का मतलब आज़ादी की लड़ाई के दिनों में आज़ादी की बोली थी और अंग्रेजों के हम गुलाम थे, तो इसलिए अंग्रेजी की गुलामी भी क्यों करें। इन सब तमाम बातों को लेकर के राम मनोहर लोहिया ने भी जो है अंग्रेजी हटाओ जैसे आंदोलन चलाए, लेकिन इसके बावजूद ये भी बात कहते हैं कि पंडित नेहरू जो है अंग्रेजी बोलकर, अच्छी अंग्रेजी बोलकर पूरे देश को नहीं जोड़ पाते थे, लेकिन महात्मा गांधी टूटी फूटी हिंदी बोलकर पूरे देश को जोड़ लेते थे। तो हिंदी में यह दम है। अच्छा, अभी मोदी, इसका मोदी उदाहरण बहुत अच्छा है। मोदी हिंदी बोलता है, ये मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री, वो हिंदी बोलते ही हैं, बहुत बड़ा उदाहरण है। और उनकी लोकप्रियता का ये आंकड़े जो आप सर बता रहे हैं कि हिंदी के ये जो आंकड़े आए हैं, इनमें वो आंकड़े शामिल नहीं है जो घर में सिखाया जाता है, जो एक पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं, इनमें वो आंकड़े नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे परिवारों को जानती हूँ जो अंग्रेजी माध्यम से शुद्ध पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन उनके घर वाले कहते हैं कुछ गीता के अच्छे श्लोक याद करो, हनुमान चालीसा याद करो, हिंदी की एक किताब कम से कम पढ़ो। तो फिर अगर वो मेरे परिवार परिचित है तो कहते हैं मेरे घर का ही पढ़ो, मेरे घर में काफी लिखा गया है, तो मेरे घर की हिंदी का एक किताब लेके कम से कम पढ़ो, जिससे कि तुम कभी कहीं बाहर बात करो तो तुम मुंह दिखा सको कि हाँ हम हिंदी जानते हैं। और हिंदी में करेक्शन, हाँ आपकी भी बात सही है, लेकिन हिंदी जो है गलत जो बहुत लिखी जाती है, ये चीज मुझे बहुत दुख देती है, इन आंकड़ों से भी ज्यादा जब हिंदी गलत लिखी हुई जाती है। दिल्ली में ये चीज बहुत दुख देती है, रोड को हमेशा रोड लिख के दिखाते हैं, ऐसे कई शब्द हैं जो यहाँ पे गलत दिखाए जाते हैं। तो हाँ, ये बात मुझे दुख देती है। लेकिन इन आंकड़ों में एक संतोषजनक बात ये मैं कहूंगी कि इन आंकड़ों में वो आंकड़े शामिल नहीं है जो हम डेली घरों में पाते हैं, वो आंकड़े इसमें शामिल नहीं है, वो सरकारी आंकड़े हैं। वो सरकारी आंकड़े, अदम गुंडवी ने बड़ा सुंदर इसमें शेर कहा है कि तुम्हारे शहर का मौसम गुलाबी है, ये झूठे हैं ये आंकड़े, ये आंकड़ा सरकारी है, किताबी है। ये अदम गुंडवी का बड़ा बढ़िया शेर है। तो सरकारी आंकड़ों से आप दुखी ना हो, और किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हिंदी को संभालेंगे तो दुख होने की कोई बात नहीं है, दुखी होने की कोई बात नहीं है। मैं खुद इंग्लिश की विद्यार्थी रही हूँ और मैं हिंदी में आई हूँ। मैं अंग्रेजी की शुद्ध विद्यार्थी रही हूँ, मेरे
अंग्रेजी साहित्य से एमए किया है, अंग्रेजी साहित्य से मैंने एमफिल किया है जेएनयू से, डीयू में अभी मैं पीएचडी करूंगी जब भी मेरा एडमिशन ले लूं मैं। तो हम आ गए हिंदी में। देखिए, हम अपने अश्क परिवार की बात मानते हैं कि अश्क परंपरा हिंदी की है। सिर्फ आपकी बात नहीं है भूमिका, हरिवंश राय बच्चन भी अंग्रेजी में थे, विद्वान थे, वो हिंदी के कवि बने। मोहन राकेश जो है वो अंग्रेजी के विद्वान थे, हिंदी के लेखक बने। उसके बाद अज्ञे जो है वो अंग्रेजी के विद्वान थे, हिंदी में। जी बहुत सारे लोग जो अंग्रेजी में बड़े बड़े साहित्यकार जो मतलब शुमार किए जाते हैं, वो सब लोग अंग्रेजी के विद्वान थे, बावजूद इसके कि वो हिंदी के बड़े साहित्यकार हुए। तो साहित्यकारों से तो उम्मीद बनती है कि वो अपने आप को वहां पे रखेंगे जहां पे कि उनको अपने आप को रखना चाहिए। लेकिन आम लोगों में जो अंग्रेजी के प्रति जो एक लगाव बढ़ता जा रहा है, वो एक चिंता की बात है। और इसको आज महात्मा गांधी जी की जयंती पर एक संकल्प के रूप में भी लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि आप विदेशी भाषा में अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति उस तरह से नहीं कर सकते हैं जिस तरह से कि आप अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं। तो भूमिका जी, मैं ये कह रहा था कि सत्य पर हम लोगों ने चर्चा कर ली, संस्मरणों पे चर्चा कर ली, और यह चयन अच्छा था कि भाई सत्य के साथ हमने हिंदी साहित्य की उन विधाओं पे चर्चा की जिसमें सत्य को स्थापित करना पड़ता है। अगर आज महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वो दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ किताब है और सत्य पर आधारित किताब है, तो अब आप थोड़ा ये बताएं कि वर्तमान भारतीय साहित्य में क्या स्थिति है? संस्मरणों की नहीं, तमाम टोटल ओवरऑल वर्तमान साहित्य जो हिंदी में लिखा जा रहा है उसके बारे में बताएं। उसमें जो युवा साहित्यकार हैं वो किस तरह से कविता के साथ, कहानी के साथ, उपन्यास के साथ आ रहे हैं? हाँ, तो देखिए, युवा जो है, एक हैमलेट बड़ा शेक्सपियर का एक बहुत शानदार रचना है हैमलेट। मैकबेथ की जस्ट बाद उसका नाम आता है। 4 उनकी ट्रेजेडीज है विलियम शेक्सपियर की, जिन ट्रेजेडीज ने शेक्सपियर को अमर बना दिया है वो 4 है। उनमें से एक हैमलेट है। हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ और किंग लियर, ये 4 है। हैमलेट में एक सेंटेंस कहता है कि यूथ इटसेल्फ रिबेल्स। ठीक है, जो युवा काल है, जो यौवन है, ये स्वयं ही विद्रोह कर देता है। उसे कोई वजह चिंगारी दी जाए ना दी जाए, अगर चिंगारी दे दी जाए तो बड़े धमाके होते हैं, अगर चिंगारी ना भी दी जाए तब भी वो रिबेल करता है, विद्रोही होता है। तो युवा काल के साहित्य की अगर आप बात करेंगे, जो हमारे जमाने की है, जो हमारे काल की है, इसमें कल्पनाओं के दौर में जीते हैं। तो उपन्यासों की, कविताओं की भरमार है। सबसे ज्यादा कविताएं यहाँ पे मैं देख रही हूँ जो मेरी चारों तरफ है, और कहानियां हैं। ये कल्पनाओं पर आधारित विधाएं हैं। ठीक है, अब कई बार होता है कि राइटर अपनी भड़ास जो है वो उपन्यासों या कहानियों में निकाल देता है, अपने अरमान कविताओं में निकाल देता है। ठीक है, तो ये है संस्मरण। हमारे समय की लड़कियां या लड़के मैं देखती नहीं हूँ जो बहुत लिख रहे हैं, हमसे सीनियर लोगों ने लिखा है। अब मैंने लिखा है व्यक्तिगत, और मैंने 50 लोगों का लिखा है, कम से कम 50 लोगों का लिखा है। और ये इत्तेफाक हुआ है कुछ ऐसा कि सब जिनके हम बहुत नजदीक हुआ करते थे वो सब बहुत चले गए हैं। ये इत्तेफाक हुआ है। युवा भी उनमें से, उनमें युवा भी चले गए हैं। बहुत सारे तो कोरोना ने लील लिया, काल जैसा कोरोना का जो पंजा है, बहुत सारे तो इसमें चले गए, जैसे मंगलेश घबराल जी है ना, ये कोरोना के टाइम पर गए हुए हैं। जैसे कुछ बहुत बड़े पत्रकार, जैसे रोहित सल्डाना, बहुत युवा पत्रकार, जैसे बहुत सारे युवा लोग जो चले गए हैं। तो ये संस्मरण मैंने लिखा है, लेकिन हमारी जो पीढ़ी है वो कल्पनाओं पर अभी चल रही है, उसमें संस्मरण लिखने से वो परहेज थोड़ा सा कर रही है। और ऐसा क्यों है, ये मेरे लिए जानने का विषय है। मैं खुद इस पर जानकारी बटोरूंगी कि ऐसा क्यों है कि लोग संस्मरण, हमारी एज की लड़कियां नहीं लिख रही। ये भी हो सकता है कि जैसे मेरे पास नीलाभ जी थे, तो नीलाभ जी के कारण भी मैं बहुत सारे लोगों से बहुत रेगुलर मिल रही थी। पहले भी मिल रही थी, मेरी रुचि थी। नामवर सिंह सर से मैं बहुत पहले से मिल रही थी, दिल्ली आने के बाद से।
बहुत सारे इलाहाबाद में भी लोगों से मैंने मिला है तो लिखा है। तो ये पिंच करने की बात होती है, आपको कौन सी चीज आपके दिल को चोट पहुंचा रही है, आप किस पर लिखना चाह रहे हैं। तो युवा में कहानियां बहुत आयत में देखती हूँ, कविताएं बहुत आयत में देखती हूँ। बहुत सारे साथ के लोग हैं वो लिख रहे हैं, अच्छी कविताएं भी लिख रहे हैं, अच्छी कहानियां, अच्छे उपन्यास लिख रहे हैं, लेकिन सत्य को प्रस्तुत करने वाली जो विधाएं हैं उनमें वो अभी नहीं उतरे हैं। मुझे लगता है टाइम कुछ गुजरेगा तब आएंगे इस फील्ड में। लेकिन अच्छा, कुछ वरिष्ठ भी हैं जो संस्मरण देखकर अचानक संस्मरण लिखना शुरू कर दिया है, जिन्होंने कुछ तो पहले से लिख रहे हैं। जैसे अशोक वाजपेयी जी ने रजा साहब पर लिखा था, कई और लोगों पर लिखा था, तो वो पुराना उनका लिखा हुआ चला था। महाश्वेता देवी जी पर कुछ लोगों ने लिखा था, वो भी था पहले का सा था। प्रयाग शुक्ल सर ने अभी हुसैन पर एक बहुत अच्छा किताब लिखी है, बहुत अच्छी है। लेकिन अब है कि कुछ चीजें बहुत झूठ भी कई बार देखने को मिल जाती हैं। जैसे उदाहरण अगर दें तो अच्छा, एक ही प्रकाशक ऐसा है जिसके यहाँ से काफी झूठ की सामग्री निकल रही होती है, ये भी एक ताज्जुब की बात है। जैसे महादेवी वर्मा जी के लिए अभी मैंने एक किताब पढ़ी, महादेवी नाम से ही थी, अब ये जीवन चरित है आपका, महादेवी वर्मा जी का जीवन चरित दूधनाथ जी प्रस्तुत कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने कह दिया उन्होंने धर्म परिवर्तन कर किसी से विवाह कर लिया था और वो बड़ी जीवन में कभी अकेली नहीं रही। इस प्रकार के मिथ्या लेखन जो है ये बहुत आपको हैरान कर देता है। अभी उसी प्रकाशन से कुछ और किताबें आ गई जो हमारे शहर के बारे में झूठ बता रही है कि ऐसा था वैसा था। वो अपनी इच्छाएं जो है वो संस्मरण जैसी विधा में झूठ प्रस्तुत करके पूरी कर रहे हैं, अपनी हसरतें पूरी किया जा रहा है कि हमारी भी कोई हवेली थी, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हम भी ऐसे थे, हमें जो उनके ख्यालों में थी। मान लीजिए मैं कभी सोचूं कि मैं प्रिंसेस डायना क्यों नहीं थी, और फिर मैं एक संस्मरण लिख दूं कि ये प्रिंसेस डायना का है और बकिंघम पैलेस के ठीक बगल में मेरा भी एक पैलेस था। तो कुछ इस प्रकार के मिथ्या भाषण देखते हैं तो हास्यास्पद लगते हैं, खासकर मेरे शहर से संबंधित है। तो जो और लोग उसमें काउंटर देते हैं, जवाब देते हैं, लोग बताते हैं कि आप कितना झूठ बोल रही हैं, देखिए इस प्रोग्राम में तो मैं स्वयं मौजूद था, इस प्रोग्राम में आपने झूठ बोला इतना बड़ा, इस प्रोग्राम में तो मैं खुद बैठा हुआ था और आपने कह दिया कि नहीं यहाँ पे तो ऐसा था, है ना, जैसे महादेवी जी के लिए, है ना। तो इस प्रकार के झूठ जो है ये आज के जमाने में भी कुछ वरिष्ठ लिख रहे हैं। हमारे युवा पीढ़ी झूठ नहीं लिखती है, हमें झूठ बोलने की जरूरत क्या है। अभी किसी वरिष्ठ साहित्यकार महिला जिसे बात हो रही थी, नासिरा मैम से शायद बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा अरे भाई तुम लोगों के तो खेलने के दिन है, तुम लोग को झूठ बोलने की क्या जरूरत है, तुम लोग तो खुद ही सबसे रंगीन जीवन में इस समय हो, तुम लोग का तो दौर ही ऐसा है, अच्छे से अच्छा लिखो, अच्छे से अच्छा छपो। हम लोग हैं जो बुजुर्ग वाले हैं, हम लोग ख्यालों और कल्पनाओं में कभी कभी चले जाते हैं। तो ख्यालों कल्पनाओं में जाइए, उपन्यास विधा है, उसके लिए कहानी विधा है, कविता विधा है, और अगर आपको हंसी मजाक करना है तो उसके लिए तमाम सारी, परसाई जी ने खूब सारी व्यंग लिखे हैं, परसाई जी ने हास्य रस में खूब कड़वी कड़वी बातें तीर फेंके हैं, है ना। आप लतीफे लिखिए, आप हमारे इलाहाबाद जैसे शहर, हमारे डिग्निटी वाले समृद्ध शहर, संपदा, अथाह संपदा है वहां साहित्यिक, उस शहर के बारे में झूठ लोगों को परोस रही है तो देखकर हंसी आती है, आपके पीछे लोग हंसते हैं। आपके लिए आपके प्रकाशक आके, आपके संपादक आके कहते हैं देखिए ये संस्मरण है लेकिन इसमें झूठ भी बहुत सारा है, ये देखिए ये कैसी दो बातें हैं, नहीं एक दूसरे से विपरीत बात। आप खुद कह रहे हैं ये संस्मरण है, आप खुद कह रहे हैं इसमें झूठ भी है, इसमें झूठे नाम भी है। अरे आप सच नाम लिखकर बोलिए, अब उसमें जिसको परेशानी होगी वो आपको तलाक से कानूनी नोटिस भेजेगा कि आपने ये कैसे लिख दिया, है ना। ये बातें हैं। तो हमारा जो समाज है और जो हमारा पीरियड है और जो हमारे दौर के लड़के लड़कियां जो हमारे साथ के लिख रहे हैं, इनमें मैं संस्मरण बहुत कम देखती हूँ। ये मैंने लिखा है, ये इत्तेफाक हो गया। उस दिन खयाम साहब गए तो संपादक ने कहा आप खयाम साहब की कुछ लिख कर देंगी। देवी प्रसाद त्रिपाठी सर हमारे बचपन से हमारे साथ में थे, बचपन से हमारा साथ था उनका, मेरे चाचाओं को उन्होंने पढ़ाया है, घर आते रहे हैं, मेरे ग्रैंडफादर से त्रिपाठी चाचा ने पढ़ा है, देवी चाचा मैं कहती थी। इन लोगों का संस्मरण मैं कैसे नहीं लिखूंगी। जो आदमी मेरे साथ हमेशा, मेरी लोकल गार्जियन थे, वो मेरे कागज पर वो लोकल गार्जियन थे दिल्ली शहर में, और वो एकदम से हाथ छुड़ाकर चले गए, तो मुझे लिखना ही है। नामवर सर है, दूधनाथ सर है, ये मकई ढबराल जी हैं, ये सारे लोगों पर तो मैं लिखूंगी ही। जो आज लोग हैं, अरुंधति राय पे नहीं लिखा कुछ अभी तक?
तो जो जीवित है इन पर ठीक है, मैं लिखती हूँ, मैं जीवित लोगों पर भी लिखती हूँ, उन पर फिर मैं एक अलग किताब बनाती हूँ, क्योंकि जितने लोग नहीं रहे हैं, जिनकी यादें मुझे तड़पाती हैं, कि जिनको हम कभी फोन रात को 2 बजे भी कर लिया करते थे कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, बता दीजिए, तो उनकी याद टीसती है, वो टीस चुभती है, तो उनको लिख के कागज पर हल्का कर रहे होते हैं। अरुंधति जी तो अभी जोर बात में यहाँ है दिल्ली में, कभी भी बात हो तो भाई सीधे घर चले जाए, है ना। तो इन लोगों के साथ तो सामंजस्य इन लोगों से वो बना हुआ है, संपर्क बना हुआ है, इनसे तो हमारे बातचीत रह गई है, तो हम उनसे तो क्यों उन पर, ठीक है, अगर किसी ने कहा, जैसा कि आपने मुझसे कहा है कि अरुंधति जी पर लिखिए, मैं लिखूंगी, ऐसी क्या बात है। तो भूमिका आज गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और विश्व अहिंसा दिवस पर हम लोगों ने सत्य पर और संस्मरण, जो कि सच्चाई पर अधिकतम केंद्रित आधारित विधा है, उस पर, और फिर वर्तमान साहित्यिक दौर में क्या लिखा पढ़ा जा रहा है, इन सब पर हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी चर्चा की। और हम सब लोगों ने खासकर सत्य पर इसलिए आज चर्चा की कि गांधी जी कहते थे कि सत्य ही ईश्वर है, और वो सत्य के उपासक थे और सत्य के लिए वो लड़े। और उन्होंने एक तरह से कहा ही, पहले तो वो ईश्वर सत्य कहते थे, फिर बाद में सत्य ही ईश्वर कहने लगे, और फिर उन्होंने अपनी आत्मकथा को भी आत्मकथा नहीं कहकर सत्य के प्रयोग कहा। तो ऐसा दुर्लभ होता है, गांधी जी की जयंती पर तरह तरह की चीजें होती हैं, उन पे गाने होते हैं, नाटक होते हैं, लेकिन सत्य को लेकर के चर्चा कम होती है, क्योंकि यह भी एक आज की समस्या बन गई है कि बहुत कुछ झूठ पर केंद्रित है। हर अखबार कहता है कि सबसे ज्यादा बिकने वाला अखबार मैं हूँ, हर चैनल कहता है कि सबसे अधिक सच्चाई बताने वाला चैनल मैं हूँ, और उसका अगर दूसरा आयाम देखें तो लगता है कि वो नहीं, मतलब दूसरे अखबार भी यही लिखते हैं, हर अखबार यही लिखते हैं, तो फिर पब्लिक कैसे सोचे कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला अखबार कौन है, सबसे ज़्यादा सच बताने वाला अखबार कौन है। तो ये जो संस्थान हैं, जो लोगों के विवेक को जगा सकते थे, उनको सही रास्ता दिखा सकते थे, वो उनको एक भ्रम में डालते रहते हैं अपने लाभ के लिए, कि ताकि ये दर्शक कहीं और न भटके, सिर्फ हमारे पास ही अटके पड़े रहे। तो इस तरह की स्वार्थपूर्ण मानसिकता के दौर में हम सब लोगों ने सत्य की बात की। भूमिका जी, आपने समय निकाला और आपने पूरी दिलचस्पी के साथ अपनी बातचीत रखी, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और फिर कभी किसी दूसरे दिन नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। यहीं आपको हम लोग विदा देते हैं। जय हो। एक छोटी सी बात कहकर खत्म करूंगी सर। हाँ, ये बात सही है कि सभी चैनल और सभी अखबार जो हैं ये प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे सच्चे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं वास्तव में, क्योंकि लोगों ने, जनता अब मूर्ख नहीं बन रही है, जनता ने टीवी में चैनल रिचार्ज कराना बंद कर दिया है, अखबार लेना बंद कर दिया है, अब वो सच खुद ही ढूंढती है, उसके हाथ में मोबाइल है, वो तमाम सारे इंटरनेट में खोजती है और सच्ची खबरों का पता वो खुद लगा लेती है। तो ठीक इतना बात, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सच जिंदा है, सच को मारा मिटाया नहीं जा सकता। ठीक ठीक है सर, बात है। बहुत सत्य कभी पराजित भी नहीं होता, सत्य कभी कभी पराजित कभी नहीं होता। सच पराजित नहीं होता, और झूठ बोलने वाला अगर कहता है मैं सच बोला तो लोग हंसते हैं उसके ऊपर, ये भी ब्रह्म सत्य ही है। सर बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ बात करके, आज गांधी जयंती और शास्त्री जी के जन्म दिवस पर हम लोग को बहुत, मुझे अच्छा लगा आपके साथ जुड़ना, और हमने भी कुछ सच्ची बातें और सीखी, और हम फिर सादर नमस्कार सर, सादर अभिवादन, प्रणाम।